अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक सबसे पहले अगेन रूट वर्ड्स को देख लेते हैं कि वर्ड एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? कोई भी मटेरियल, बाकी ऑर्गेनल्स की तरह ये भी हमारी बॉडी का हमारे बॉडी के सेल्स में एक एसेंशियल ऑर्गेनल पाया जाता है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता बल्कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कुछ वेजिकल्स होती हैं जिनकी कलेक्शन होती है। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, वो सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। ओके जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि बहुत सारी चैनल्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ठीक है, बहुत सारी चैनल्स होती हैं आपस में। अगर इस तरह से ड्रा करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से ये चैनल्स होती हैं, आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, और ये चैनल्स इस तरह से चैनल्स बनी हुई हैं। सो दीज आर द नेटवर्क ऑफ चैनल्स। और ये जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स का नाम, ईच चैनल के अंदर कुछ फ्लूइडी मटेरियल मौजूद होगा। ठीक है, और इनकी जो मेम्ब्रेन होगी बाहर, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा इनका जो अपना, अब जाहिर है ये सेल के अंदर मौजूद है, बाहर इनके साइटोप्लाज्म भी होगा। तो ये साइटोप्लाज्म और इनका जो फ्लूइड है वो आपस में सेपरेट है बाय दीज मेम्ब्रेन्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा जी, ये हो गया सिस्टर्नी, कि ये जो है वो जो मेम्ब्रेन्स हैं ये बेसिकली इन वेजिकल्स को, इन चैनल्स को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। अब ये जो सिस्टर्नी है ये स्फेरिकल शेप की भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप होती है, गोल शेप। ठीक है, और ट्यूबुलर शेप, जैसे कि ये ट्यूब शेप्स हमने बनाई है। ठीक है, ट्यूब लाइक भी हो सकती हैं। और अभी हमने बात की थी कि ये साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होती हैं बाय मेम्ब्रेन, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद ये बात करते हैं कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम कि दीज आर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। और ये एक साइड पर न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होती है, और दूसरी साइड से ये साइटोप्लाज्म के साथ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस होती है। यानी कनेक्शन एक उसका प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी है, न्यूक्लियस के साथ भी है, और एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ये कंटिन्यूस है। सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस के साथ इन कनेक्शन है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन की। उसके बाद आते हैं इसकी फॉर्म्स की बात करते हैं। असल में जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके होते हैं दो पार्ट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एक पार्ट होता है जिसको हम स्मूथ कहते हैं, और एक पार्ट होता है जिसको हम रफ़ कहते हैं। अब रफ़ और स्मूथ हम क्यों कहते हैं? दो फॉर्म्स जो है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फ कहते हैं शेप को, और लॉजी कहते हैं स्टडी को। जब हम शेप्स की स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम मॉर्फ के अंदर शेप्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हम शेप्स देख रहे हैं, शेप्स की बेस पर अगर हम देखें तो या शेप्स कह लें या आप उसका स्ट्रक्चर कह लें। ठीक है, स्ट्रक्चर या शेप वगैरह की बेस पर जो हम देखते हैं वो मॉर्फोलॉजी होती है। सो दो फॉर्म्स इसमें हमारे पास आती हैं, एक तो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एक SER है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है सबसे, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो उनके डिफरेंसेस हमने देखने हैं। इसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम की। RER इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की शॉर्ट फॉर्म है RER, और स्मूथ की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है SER। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब इसे रफ़ और इसे स्मूथ क्यों कहते हैं? रफ़ इसलिए क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है वो रफ़ सी आती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये देख लें कि इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से राइबोसोम्स होते हैं, एक छोटा यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है, ये मिलकर राइबोसोम बनाते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। इस तरह से प्रोटीन की प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। और ये जो है वो सेल के अंदर अगर अपीयरेंस दिखाऊं तो जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ भी जो है वो जुड़े हुए होते हैं।
बल्कि मुझे यहाँ बनाना चाहिए। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़े होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं एक राइबोसोम्स ये दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए उसकी अपीयरेंस इतनी स्मूथ नहीं आती। लेकिन अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस है वो काफ़ी स्मूथ होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। तो इसीलिए यही पॉइंट साथ ही डिस्कस हो गया अपीयरेंस का कि ये रफ अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और ये स्मूथ अपीयर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। तो रफ एंड स्मूथ इसके नाम के अंदर ही इसकी जो है इसका मीनिंग छुपा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस क्या होती हैं। बायोलॉजी के अंदर हम जितनी भी ऑर्गेनल्स को स्टडी करते हैं, जो भी हम बायो के अंदर ओवरऑल चीज़ें स्टडी करते हैं पार्ट वाइज, और जैसे हम यहाँ पर ऑर्गेनल्स देख रहे हैं तो सब के अंदर हमने उसकी बेसिक डेफिनेशंस देखनी होती हैं, स्ट्रक्चर देखना होता है और फंक्शन देखना होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लाजमी देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। रफ एंड अभी मैंने आपको बात की थी, ये बात बताई थी कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये ऐसे दो यूनिट्स से मिले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों के दिमाग में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि जी यहाँ पर आर के पास क्योंकि राइबोसोम्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को स्टोर भी कर लेता है और बाद में जब ज़रूरत होती है तो इसको एक्सपोर्ट भी कर देता है। और इसके अलावा अगर हम SCR की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स करवाता है। और भी बहुत सारे और भी कुछ चीज़ों का मेटाबॉलिज्म करवा सकता है। और लिपिड्स जो होते हैं इसमें इसेंशियली लिपिड्स का तो ये मेटाबॉलिज्म ख़ास तौर पर करवाता है, लिपिड की मेटाबॉलाइजेशन करवाता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, चाहे वो एनाबॉलिक हैं या कैटाबॉलिक हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है बेसिकली वो SCR के अंदर हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। दूसरा काम क्या होता है कि ये इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाता है। इम्पल्स की ट्रांसमिशन दो ही सेल्स में हो सकती है, या तो मसल सेल्स में या फिर न्यूरॉन सेल्स में। अब ट्रांसपोर्ट जो SCR करता है वो दो तरीके से करता है। एक तो जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो मसल सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम को स्टोर करता है, उसको बाहर निकालना होता है मसल के सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो सके। और दूसरा जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस को। और वो कैसे होती है कि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम से प्रोटीन्स बनती है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, वो आगे जाके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में भेज देता है। गोल्जी अपरेटस से फर्दर जो है वो वेसिकल्स बाहर सेल के बाहर चली जाती हैं, जो भी प्रोसेस उसके साथ करना होता है। लास्ट में अगर हम देखें अगर हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो इसका एक और फंक्शन भी है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, तो इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स हो, इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो या मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, ये सारे फंक्शन SCR के। लेकिन एक ओवरऑल फंक्शन भी होता है जो कि क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट है। वो कैसे है कि पूरे सेल्स के अंदर फैले हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स, उससे सेल को एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा ये प्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन कर रहा है जो ओवरऑल सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है।